वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट था वो अपनी पिछली वीडियो में किया था और इस वीडियो में मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पॉइंट मेथड है उससे रूबरू करवाऊंगी। सो आप मेरे साथ बने रहिए मेरी इस वीडियो में और मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स को स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो डिमांड कर्व्स हैं वो अलग अलग शेप्स में होते हैं। तो वो जो डिमांड कर्व्स की शेप है वो प्राइस के चेंज होने के ऊपर वरी करती हैं। तो पॉइंट मेथड को समझने के लिए हम लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प लेते हैं। जैसा कि आप इस कर्व में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक वस्तु की जो डिमांड कर्व को लीनियरली डिराइव्ड किया गया है। इसमें ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी गई है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस दिया गया है। इसमें जो लीनियर डिमांड कर्व का यूज हुआ है वो पॉइंट मेथड को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली ए, सी एंड बी। जो बी और सी पॉइंट के बीच का जो पार्ट है उसको लोअर सेगमेंट कहते हैं और जो ए और सी के बीच का जो पार्ट है उसको अपर सेगमेंट कहते हैं और जो सी पार्ट है वो मिड पॉइंट कहलाता है। ये जो मिड पॉइंट है ये हमें बताता है कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को। इस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर जो प्राइस है वो उस प्राइस पर जो है वो एक जो कंज्यूमर है वो दी गई जो उसकी क्वांटिटीज हैं उसको परचेज करता है और उसको परचेज करने के बाद कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। तो सी पॉइंट पर जो है हमारा मिड पॉइंट है। So the point method of elasticity refers to price elasticity of demand at any point on the demand curve. पॉइंट मेथड जो है वो डिमांड कर्व पर दिए गए किसी भी पॉइंट पर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है। जब हम इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि जो डी है वो एक डिमांड कर्व है और इस पर जो पॉइंट आर है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर ओपी प्राइस खर्चने के बाद उसको वो जो है वो ओ क्यू क्वांटिटी का परचेज कर रहा है या फिर ओ क्यू क्वांटिटी का कंजप्शन कर रहा है। तो इसके अनुसार जो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बनता है वो है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सो डेल्टा क्यू जो है हमारे पास जो है जो क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ वो है और जो डेल्टा पी है वो जो है प्राइस में परिवर्तन हुआ इस चीज को दर्शाता है और जो पी है हमारे पास वो ओरिजिनल प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है जो पहले से क्वांटिटी डिसाइड हुई है और प्राइस के चेंज होने के बाद जो क्वांटिटी में परिवर्तन आया और जो प्राइस में परिवर्तन आया वो जो है वो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी से हम डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला की जो फर्स्ट टर्म है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, ये जो है ये स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है जो कि डी पर है। इसको डिमांड की स्लोप क्यों कहते हैं? तो इसको डिमांड की जो स्लोप है वो इसलिए कहते हैं, मैंने आपको पहले डिमांड की जो स्लोप है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आने के कारण जो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आता है उसको जो है उसको अगर हम उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो उससे हमें डिमांड कर्व प्राप्त होता है। तो ये जो हमें डिमांड कर्व प्राप्त हुआ ये चेंज के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए जो है इस फॉर्मूले में जो फर्स्ट टर्म है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ये जो है डिमांड कर्व कहलाती है या फिर ये डिमांड कर्व की स्लोप कहलाती है। सेकंड, इस फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट है दैट इज P ओवर Q। सो ये जो सेकंड पार्ट है ये जो है वो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटीज को बताता है। तो इसलिए जो इस डायग्राम में R पॉइंट दिया गया है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप इंटू P ओवर Q।
अगर हम इस फॉर्मूला में इस डिमांड कर्व में दी गई जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम पाएंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1/PD डिवाइडेड बाय PR इंटू OP डिवाइडेड बाय OQ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो प्राइस और क्वांटिटी में आए चेंजेस के कारण बनती है। तो इसमें आपको PD जो दिखाई दे रहा है डिमांड कर्व पे, पॉइंट P और D, ये जो है अगर इसको हम डिवाइड कर दे PR से, सो PR जो है ये जो है क्वांटिटी का परिवर्तन है और PD जो है ये प्राइस का परिवर्तन है। तो इसलिए जो स्लोप है वो परिवर्तन से ही बनती है, तो इसलिए हम इन वैल्यूज को इसमें स्लोप की जगह पर डाल सकते हैं। सेकेंडली इसमें जो P है वो जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और Q जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट OP जो है वो हमारी प्राइस है और OQ जो है हमारा क्वांटिटी का लेवल है। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट price elasticity of demand is equal to PR divided by PD into OP divided by OQ। नेक्स्ट सिचुएशन आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए कि जो PR हमारा पॉइंट है वो इक्वल है OP के, ठीक है। ये जो है वो इक्वल लेवल पे है और एक दूसरे के आमने सामने है बिल्कुल, और इसमें जो है इक्वालिटी देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट PR इज इक्वल टू OQ। अब हम अगर इसमें नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारा, इसमें हम नेक्स्ट सिचुएशन देखें कि वर्टिकल एक्सिस का फॉर्मूला अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाय PD। इसमें हमें एक राइट एंगल देखने को मिलता है जो कि है OD और D डैश। इसीलिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो PR है वो जो है OD डैश के इक्वल होना चाहिए। सो PR जो है हम इसको OD डैश के इक्वल मान लेंगे। इसलिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो इसका OP है, OP जो लेवल है जो कि प्राइस का लेवल है, इज डिवाइडेड बाय PD और इज इक्वल टू RD डैश डिवाइडेड बाय RD। इस तरह से हमारे पास जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है RD डैश ओवर RD आ जाता है, जो कि इस डिमांड कर्व का जो है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट है। इसमें RD डैश जो है हमारे पास लोअर सेगमेंट है जो कि R पॉइंट के नीचे है, और RD जो है वो अपर सेगमेंट है जो कि R पॉइंट के ऊपर है। इसलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है जो कि लीनियर डिमांड कर्व में है वो जो है वो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का रेशियो होता है। या फिर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त होती है जब हम लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो इसी से ही हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त होती है। सो मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया कि जो डिमांड कर्व है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है, और इसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पिछली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सिचुएशन हमने लीनियर डिमांड कर्व पे स्टडी की। अब हम नॉन लीनियर डिमांड कर्व पे प्राइस इलास्टिसिटीज की जो सिचुएशन है उसको स्टडी करेंगे। अगर जो डिमांड कर्व है वो लीनियर नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम समझने के लिए जो TT हमारे पास टेंजेंट है उसको ड्रॉ करेंगे जो कि DD डिमांड कर्व की जगह पर है। उसके बाद हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करेंगे जो कि RT डैश डिवाइडेड बाय RT होगी। जो लीनियर डिमांड कर्व होता है उसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वरी करती है। सो अगर आप इस डायग्राम के सेकंड पार्ट पर नजर डालें तो इसमें जो हमारे पास लोअर और अपर सेगमेंट है वो है RD डैश डिवाइडेड बाय RD। सपोज कीजिए कि जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट S पर वरी कर रहा है, तो इससे इस पॉइंट पर जो है वो जो हमारे पास
एस डी डैश का जो पार्ट है वो जो है ग्रेटर है एस डी से। सो इसका मतलब है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है। सो इस पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इस डिमांड कर्व पर दिए गए जो पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर हम मिड पॉइंट को R मान लें तो R पॉइंट के जो ऊपर दिए गए जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर जो है इलास्टिसिटी जो है वो यूनिटी से ज्यादा मानी जाएगी। और जो D पॉइंट पर जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी के बराबर मानी जाएगी। और फर्दर इसमें R पॉइंट से नीचे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 आएगी, और D डैश पॉइंट पर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 0 के इक्वल मानी जाएगी। क्योंकि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट के इक्वल होती है। फर्दर इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो अब हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे एक लीनियर डिमांड कर्व पे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट। अगर सी पॉइंट पर आप देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। तो इसमें जो है लोअर सेगमेंट अगर हम सी ई मान लें और अपर सेगमेंट जो है हम सी ए मान लें तो इस पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि इसमें जो प्राइस और क्वांटिटी की मात्रा है वो इक्वल है। सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट। तो अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर हम बी ई को जो अपर सेगमेंट है और बी ए से जो कि लोअर सेगमेंट है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट डी। सो पॉइंट डी के केस में अगर हम डी ई को लोअर सेगमेंट मान लें और डी ए को हम अपर सेगमेंट मान लें तो हम पाएंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जो है लेस देन 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट के नीचे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पर अगर हम लोअर सेगमेंट 0 मान लें और अपर सेगमेंट जो है वो ई ए के अंतर्गत आने वाला जितना भी पोर्शन है उसको लोअर सेगमेंट मान लें तो हम देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 के इक्वल आएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पॉइंट ए। तो पॉइंट ए में लोअर सेगमेंट है ए ई और अपर सेगमेंट है 0। तो इस लेवल पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट होगी। तो ये तो थी लीनियर डिमांड कर्व के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाऊंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।